नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गुरु नानक देव नामक पाठ के गद्यांशों के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट 4 करके एक गद्यांश दिया गया है। इनके रेखांकित अंशों की हमें व्याख्या करना है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि पूरे गद्यांश में से हिंदी के पेपर में 2 गद्यांश आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक गद्यांश की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। सबसे पहले कुछ इसी तरीके से आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उन दोनों गद्यांशों के नीचे कुछ इस तरीके से प्रश्न करके 1, 2, 3 प्रश्न इसी गद्यांश से आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि पहले में यहाँ पर पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरे में हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए थे। तो देखिए, इन तीनों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इस गद्यांश से लिखने होते हैं। इस गद्यांश से, या बोले तो जो गद्यांश वहाँ पर आपको पूछा जाएगा, कुछ इसी तरीके से आपको वहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। यहाँ पर जो गद्यांश है, उस गद्यांश के नीचे हर एक लाइन के नीचे वहाँ पर रेखा खींची रहेगी और उसकी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। सबसे पहले संदर्भ, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके बाद तीसरा पॉइंट में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, गद्यांश को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। अच्छे तरीके से पढ़ने से होगा क्या, आपको ये पता चल जाएगा ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन है। देखिए, संदर्भ में आपको 1 नंबर दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि वहाँ पर संदर्भ आपको अच्छा लिखना है और संदर्भ में मेन चीज़ पाठ और लेखक का नाम ही होता है। अगर वो आप वहाँ पर नहीं लिखेंगे तो आपका 0 नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गद्यांश में संदर्भ का मतलब ही होता है कि पाठ और लेखक का नाम। इसलिए आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से गद्यांश को पढ़ना है, इसके बाद उसके प्रश्नों को पढ़ना है और फिर इसके बाद इसकी संदर्भ व्याख्या करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 4 में दिया है, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। यही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। कुछ इस तरह का ये गद्यांश है, जिसका हमें संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि कुछ लोग करते क्या हैं, अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, फिर संदर्भ गलत कर देते हैं, इसके बाद तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर भी गलत कर देते हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ करके अपने नंबर माइनस करवा लेते हैं, जिसके बाद सोचते हैं कि यार हमने किया तो पूरा अच्छी तरीके से था, लेकिन हमारे नंबर कहाँ पर माइनस हो गए पता ही नहीं चल रहा। इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से पहले पढ़ना है, फिर कंफर्म करना है कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन है, जिससे आपका संदर्भ पहला हेडिंग ही ना गलत हो। क्योंकि अगर कॉपी चेक करने वाला आपकी पहली हेडिंग ही पकड़ लेता है कि इसमें गलती है, तो वो समझ जाता है कि इसका मतलब आपकी पूरी व्याख्या में गलती होंगी। उसी हिसाब से वो नंबर देता है, क्योंकि कॉपी चेक करने के समय इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आपकी हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ा जाए। इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है उत्तर। इसके बाद जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि वहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाएंगे, पहला और दूसरा करके। जैसा कि हमने यहाँ पर 4 का किया है, तो वहाँ पर इस तरीके से पहला और दूसरा होगा। तो आपने किस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की है, ये बात कॉपी चेक करने वाले को आसानी से कैसे पता चलेगी, जिसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने उत्तर हेडिंग डाला। इसके बाद अगर आप पहले गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉइंट 1, इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर, इसके बाद डॉट 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 और फिर लास्ट के 2 अक्षर। इसी तरीके से अगर आप दूसरे गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉइंट 2 और फिर शुरुआत के 2 अक्षर, इसके बाद डॉट 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 और लास्ट के 2 अक्षर लिख देने हैं। जैसा हमने यहाँ पर 4 की किया है, तो हमने 4 पॉइंट डाला, इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर किसी लकीर और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर फीके पड़ गए।
इससे होता क्या है, कॉपी चेक करने वाले को ये पता चल जाता है कि आपने किस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की है और उसको कॉपी चेक करने में आसानी होती है। याद रहे, कॉपी चेक करने वाले को जितनी आसानी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे हेडिंग डालनी है संदर्भ। यहाँ पर भी एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पर पॉइंट 1 में संदर्भ पूछ रहा था, इसलिए हमने संदर्भ हेडिंग डाली। और कहीं कहीं पर पूछता है, आ पॉइंट करके पूछेगा कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, संदर्भ हेडिंग नहीं डालना है, लेकिन बिना संदर्भ हेडिंग डाले यही सेम लिखना है, सिर्फ संदर्भ हेडिंग नहीं डालना है। क्योंकि वहाँ पर पूछेगा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो वहाँ पर आपको संदर्भ हेडिंग हटा देना है और सिर्फ पॉइंट आ डाल के सीधा यही लिख देना है। जैसे यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल के हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित या हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित गुरु नानक देव नामक निबंध से अवतरित है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ लिखने का सही तरीका। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर पाठ और लेखक का नाम आपने लिखा है उन शब्दों को आपको काले पेन से लिखना है, ताकि कॉपी चेक कर लेने की नज़र सबसे पहले उन्हीं पर पड़ जाए, क्योंकि मेन चीज़ कॉपी चेक करने वाला हमेशा ध्यान से देखता है। इसके अलावा हमने नीचे भी 2 लाइनें लिखी हैं, ये हमारा प्रसंग का काम करेंगी। ये गद्यांश है, इसलिए हम यहाँ पर प्रसंग हेडिंग नहीं डाल सकते, लेकिन प्रसंग के तौर पर हम बिना हेडिंग डाले 2 लाइनें लिख सकते हैं। इन लाइनों को लिखने से होता क्या है कि इसमें बता दिया जाता है कि आगे व्याख्या में किस घटना का जिक्र किया गया है, जिससे कॉपी चेक करने वाला आपकी व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, यही लाइनें पढ़कर आपको नंबर दे देता है। इसलिए आपको ये लाइनें हमेशा जरूर लिखनी है। जैसा कि यहाँ पर हमने प्रसंग के तौर पर लिखा है, इन पंक्तियों में लेखक ने व्यक्त किया है कि गुरु नानक देव ने महान सत्य का उद्घाटन करके संसार की भौतिक वस्तुओं को सहज ही तुच्छ सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर इतना कुछ अच्छे से लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या या रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, हम किसी रेखा को मिटाए बिना यदि उसे छोटा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उस रेखा के पास उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए। ऐसा करने पर पहली रेखा स्वयं छोटी प्रतीत होने लगेगी। इसी प्रकार यदि हम अपने मन के अहंकार और तुच्छ भावनाओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें महानता की बड़ी लकीर खींचनी होगी। अहंकार, तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क देकर छोटा नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यापक और बड़े सत्य का प्रदर्शन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मानव जीवन की संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं को छोटा सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव ने जीवन की महानता को प्रस्तुत किया। गुरु की वाणी ने साधारण जनता को परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। परम सत्य के ज्ञान एवं प्रत्यक्ष अनुभव के अहंकार और संकीर्णता आदि इस प्रकार तुच्छ प्रतीत होने लगे जैसे महाज्योति के सम्मुख छोटे दीपक आभाहीन हो जाते हैं। गुरु की वाणी ऐसी महाज्योति थी जिसने जन साधारण के मन से अहंकार, क्षुद्रता, संकीर्णता आदि के अंधकार को दूर कर उसे दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। इसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट 3 डालेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे, हजारों दिए गुरु नानक देव की महाज्योति के सामने फीके पड़ गए थे। ये हो जाएगा हमारा तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। अतः इसी के साथ साथ चौथे गद्यांश के संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। वीडियो को छोड़ना मत, वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में हम इसको अच्छी तरीके से याद करने की ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को मिस नहीं करना है। अतः इसी के साथ साथ चौथे गद्यांश के संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। अतः इसके बाद अब हम छठे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे।
लेकिन उसको देखने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कुछ इस तरीके का छठा गद्यांश है। इसको भी आपको पहले की तरह अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसके प्रश्नों को पढ़ना है और फिर इसके बाद संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट 6 करके एक गद्यांश दिया गया है। इसके बाद इसके नीचे प्रश्न करके 1, 2, 3 पॉइंट में 3 प्रश्न इसी में से पूछे गए हैं। जैसा कि पहले में उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और पॉइंट 3 में कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का क्या मतलब है। तो कुछ इस तरीके से 1, 2, 3 करके 3 प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। पहले में संदर्भ, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरे में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर भी हम आपको जानकारी के लिए पहले से ही बता दें कि इसको भी आपको पहले की तरह ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब आपको हिंदी का प्रश्न पत्र मिलेगा तो आपको वहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किसी एक ही गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। इसलिए आपको सबसे पहले उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है और एक ही की व्याख्या करना है। इसके अलावा कहीं कहीं पर जैसे पॉइंट 1 में पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, कभी कभी यहीं पर पॉइंट आ करके पूछ लेता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो वहाँ पर भी कैसे संदर्भ लिखना है हम आपको भी बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप गद्यांश को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते तो यही पता नहीं लगता कि ये कौन से पाठ का गद्यांश है और इसके लेखक कौन है। और अगर आप यही नहीं पता कर पाएंगे तो आपका जो संदर्भ होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम मेन होता है और यही वहाँ पर चेक किया जाता है, क्योंकि संदर्भ में यही बताया जाता है कि इसके लेखक कौन है और एक किस पाठ का है। इसलिए आपको सबसे पहले ही गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये कौन से पाठ से है और इसके लेखक कौन है। इसलिए इसको आपको पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इसके बाद इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 6 करके दिया है, महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणित निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से अल्पावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत को प्रणाम अंगीकार करो। यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक गद्यांश है जिसकी हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, इसके बाद हमने इसके प्रश्नों को भी पढ़ लिया और अब हम यहाँ पर उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद हम इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे। याद रहे, गद्यांश आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इससे आपको ये मालूम करना है कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं। इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि संदर्भ आपका पहली हेडिंग होती है। अगर आपने संदर्भ ही गलत कर दिया तो समझ लो कि कॉपी चेक करने वाला आपको व्याख्या से ज़्यादा नंबर देने वाला नहीं है, 2 नंबर के आसपास ही रह जाओगे, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले संदर्भ बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है और पाठ और लेखक का नाम काले पेन से डालना है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद हम संदर्भ लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर भी आपको बताते चले कि वहाँ पर जब आपको हिंदी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी तो वहाँ पर आपके 2 गद्यांश होंगे, जिसमें से किसी एक की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 6 की है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 पॉइंट डाला है। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालना है। अगर आप एक की करेंगे तो पॉइंट 1 या दूसरे की करेंगे तो पॉइंट 2 डाल के शुरुआत के 2 अक्षर और इसके बाद डॉट 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 और इसके बाद वहाँ पर लास्ट के 2 अक्षर लिख देने हैं। इससे होता क्या है कि कॉपी चेक करने वाले को ये पता चल जाता है कि आपने पहले गद्यांश की व्याख्या की है या दूसरे गद्यांश की व्याख्या की है। हमने यहाँ पर छठे की है तो हमने यहाँ पर 6ठा पॉइंट डाला है। इसके बाद महागुरु नई आशा और लास्ट के 2 शब्द अंगीकार करो। तो ये होता है सही तरीका उत्तर लिखने के बाद। इसके बाद हमारा पॉइंट 1 करके अगली हेडिंग होगी संदर्भ।
याद रहे यहाँ पर हमने संदर्भ पूछ रहा था, इसलिए संदर्भ हेडिंग डाला है। अगर पूछता गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए तो संदर्भ इसी तरीके से लिखती, लेकिन वहाँ पर संदर्भ हेडिंग नहीं डालते, सिर्फ आ पॉइंट डाल के लिखना शुरू कर देते। तो यहाँ पर हम संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित या हिंदी गद्य में संकलित एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित गुरु नानक देव नामक निबंध से अवतरित है। ये हो गया हमारा संदर्भ यहाँ तक। इसके बाद हमने 2 लाइनें और लिख दी हैं। यहाँ लेखक ने गुरु नानक देव के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है। ये लाइनें जो हैं हमारा प्रसंग का काम करेंगी। यहाँ पर हम प्रसंग हेडिंग नहीं डाल सकते क्योंकि ये गद्यांश है और पद्यांश में प्रसंग लिखा जाता है, लेकिन प्रसंग के तौर पर हम यहाँ पर 2 लाइनें जरूर लिख सकते हैं। जिससे होगा क्या, कॉपी चेक करने वाला इनको पढ़ने के बाद हमारी व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि इन्हीं लाइनों हमने यहाँ पर बता दिया है कि आगे व्याख्या में किस घटना का जिक्र है या किस घटना का वर्णन हुआ है। इसलिए वो इनको पढ़ने के बाद व्याख्या समझ जाएगा और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, और व्याख्या करना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए यहाँ पर संदर्भ में 2 लाइनें अवश्य लिखनी जरूर चाहिए, ताकि कॉपी चेक करने वाला यहीं पर ही समझ जाए, आगे आपकी व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान ना दे। तो याद रहे, संदर्भ को अच्छी तरीके से लिखने के बाद, प्रसंग के तौर पे ये 2 लाइनें लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, लेखक गुरु से प्रार्थना करता है कि वह भटके हुए भारतवासियों के हृदय में प्रेम, मैत्री एवं सदाचार का विकास करके उनमें नई आशा, नए उल्लास व नई उमंग का संचार करें। इस देश की जनता उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करती है। लेखक का कथन है कि वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, ऊंच नीच, जातीयता एवं सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं, फिर भी इनमें कृतज्ञता का भाव विद्यमान है। इस कृतज्ञता के कारण ही आज भी ये भारतवासी आपकी अमृतवाणी को नहीं भूले हैं। हे गुरु, आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश की भी रेखांकित अंशों की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर, जिसके लिए हम यहाँ पर नीचे पॉइंट 3 डालेंगे और इसके बाद उसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देंगे। इसका प्रश्न तो आपने आगे पढ़ ही लिया। इसके उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का मतलब आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें। यह हो जाएगा हमारा तीसरे तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। अतः इसी के साथ साथ हमने इस गुरु नानक देव नामक पाठ के चौथे गद्यांश के संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और छठे गद्यांश के संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवा दी। उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद हमने आपको बताया था इसको याद करने का एक सबसे सरल सा और आसान सा तरीका। देखिए होता क्या है कि अगर आप इसको देख कर सुनेंगे तो शायद आपको इतनी जल्दी याद ना हो, लेकिन अगर आप इसको रख के कहानी की तरह बिना देखे सुनेंगे तो ये आपको 100% बहुत जल्दी 2 ही बार में, 1 ही बार में अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उसमें जो फिगर बनता है और वो मूवी हमें एक ही बार में याद हो जाती है। इसका मेन कारण यही होता है कि जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उसमें चल रहे चित्रों को भी हम देखते हैं, जिससे जब हम कभी एकांत में जाते हैं या हम जिस टाइम मूवी नहीं देख रहे होते उस टाइम हम उसके सीन को याद करते हैं तो वो हमें कहानी की तरह एक ही बार में याद हो जाती है कि उसमें ये हुआ था, ये हुआ था। लेकिन जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम कितना भी रट्टा मार लें लेकिन वो हमें जल्दी याद नहीं होता। इसका मेन कारण यही है कि इसमें जो फिगर बनता है वो इतने छोटे छोटे शब्द हैं कि इनका फिगर याद ही नहीं आता कि कैसा था। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक जगह में बैठना है और इसको रख के आपको सिर्फ सुनना है। सुनने से होगा क्या कि आपके कल्पनाओं में फिगर बनेंगे।
कैसे फिगर बनेंगे? ठीक वैसे जब आप अपने बचपन में किसी के मुँह से कहानी सुनते थे तो आप अपने मन में फिगर बनाते थे। जैसे कि कभी किसी ने आपको राक्षस की कहानी सुना दी, तो आपको लगता था कि यार राक्षस ऐसा होगा, उसका चेहरा ऐसा होगा, उसके कपड़े ऐसे होंगे, उसका बॉडी ऐसा होगा। तो उसी तरीके से जब आप इसको सुनोगे तो आपको भी वैसे ही फिगर बनेंगे कल्पनाओं में सुनने के टाइम, जिससे होगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। जहाँ पर भी आप भूलेंगे उन फिगर को याद करेंगे और ये अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। यही कारण भी रहता था कि आपको बचपन में आपकी जो कहानियाँ सुनते थे, वो कहानियाँ एक ही दो बार में बहुत जल्दी याद हो जाती थी, क्योंकि उनके फिगर आपके अंदर बनते जाते थे, सामने वाला हमें सुनाता रहता था। तो इसी तरह से आपको भी इस वीडियो को सुनना है और आपके फिगर बनते रहेंगे और आप बहुत ही जल्दी से इसे याद कर लोगे। याद करने के लिए ज़्यादा सीरियस होकर याद करोगे तो भी नहीं होगा, इसको कहानी की तरह अगर याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। अतः उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।